हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संक्रमण तत्व। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं बेटा, तो इनको हम डी ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो डी ब्लॉक के तत्व इनको कहा जाता है। तो यानी कि संक्रमण तत्व होते क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये सब कारण आज हम इनके बारे में सब कुछ विस्तार से समझेंगे। देखिए आप कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं। तो अगर हम बेटा बात करें आवर्त सारणी की, पीरियोडिक टेबल की हम अगर बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, वो समूह 3 से 12 तक के तत्वों को, यानी कि आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, आवर्त सारणी में समूह 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तत्व कहा जाता है, ठीक है बेटा। संक्रमण तत्व जो होते हैं, अब इनकी बात अगर हम करें तो संक्रमण तत्व इनको क्यों कहते हैं, इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। इनका पहले तो बेटा आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे हम। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। यानी कि अगर आपसे संक्रमण तत्वों का अगर आपसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाता है तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। बेटा इनको क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि संक्रमण तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन ये होता है बेटा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, क्या पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। यानी कि एस ब्लॉक में आप देखेंगे तो अति क्रियाशील धन विद्युतीय धातुएं होती है। क्या होती है बेटा? धन विद्युतीय धातुएं। और अगर आप देखेंगे पी ब्लॉक में होती है ऋण विद्युतीय, ठीक है, अधातुएं, ठीक है। ये भी बेटा क्या होती है? अति क्रियाशील ही होते हैं तत्व। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, एस ब्लॉक के धन विद्युतीय तत्व होते हैं और पी ब्लॉक के जो होते हैं क्रियाशील होते हैं, ये भी ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को बीच में जोड़ने का काम करती है, उनके बीच में ब्रिज का काम करती है, ब्रिज यानी पुल का काम करती है, संक्रामी होते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और एक सबसे जो मुख्य कारण है संक्रमण तत्वों का संक्रमण को कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, वो कारण है कि इनके जो डी उपकोष होते हैं, डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं ना बेटा, इनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। आपने देखा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। परंतु क्या होता है बेटा कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार, संक्रमण तत्वों की आधुनिक जो परिभाषा है उसके अनुसार उन्हीं तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं कि जिनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे हो। आंशिक का मतलब हो कि जिनके डी उपकोष पूरे नहीं हो, यानी कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन अगर है तो हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार उसको संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। हम संक्रमण तत्व किसको मानते हैं? जिसके डी उपकोष पूर्ण नहीं हो, यानी कि क्या हो, अपूर्ण हो या आंशिक रूप से भरे हो, तो उनको हम संक्रमण तत्व कहेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम संक्रमण तत्व किसको मानेंगे आधुनिक परिभाषा के अनुसार बेटा? उन्हीं तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहेंगे जिनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो अब आप देखेंगे तो किस तरह से हम समझेंगे। देखिए आप कि संक्रमण तत्व हम किसको कहते हैं।
तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि संक्रमण तत्व जिनके डी उपकोश आंशिक रूप से भरे हो, ठीक है। मीन्स की आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम उन्हीं को संक्रमण तत्व कहेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D129 NS122 हो। यानी कि डी उपकोश में आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 नहीं होने चाहिए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम उसको संक्रमण तत्व नहीं मानते, ठीक है। तो संक्रमण तत्व हम उन्हीं तत्वों को कहते हैं जिनके डी उपकोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं होने चाहिए, अपूर्ण होने चाहिए। तो देखिए जितने भी हम संक्रमण तत्वों की बात करते हैं ना बेटा, जैसे कि मैं बात करूं स्कैंडियम एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका 21 होता है, ठीक है बेटा। एटॉमिक नंबर इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो देखेंगे आप क्या निकलेगा, ऑर्गन 18 4s2 और 3d कितना हो गया 18 तो 20 और एक 21, यानी कि डी उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसी कारण से क्या बोलते हैं, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं, इसका देखेंगे आप कैसा, क्रोमियम ले लें या फिर आप मैग्नीज ले लें। ऐसा करें अपन मैग्नीज ले लेते हैं, Mn ले लेते हैं जिसका 25 होता है। तो इसका भी ऑर्गन 18 4s2 और 3d 5, तो ये 25। तो जिनके भी डी उपकोश आंशिक रूप से भरे हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर डी उपकोश में इनके में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि उनका डी उपकोश पूर्ण हो गया है, डी उपकोश पूरा भरा है, तो उसको संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। इसीलिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि Zn Cd और Hg यानी कि जिंक कैडमियम और पारा यानी कि मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, ठीक है। क्यों, ठीक है। तो जिंक कैडमियम और इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, क्यों, ठीक है बेटा। तो देखेंगे तो इनको क्यों संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, इसका मुख्य कारण यही होता है कि इनके अगर हम बात करें इन तीनों तत्वों के डी उपकोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी पूरे होते हैं। इन्हीं लिए इन तीनों को संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा गया, यानी कि आते तो ये डी ब्लॉक में ही है, संक्रमण तत्वों में ही है परमाणु क्रमांक के हिसाब से। परंतु आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम किनको संक्रमण तत्व मानते हैं, जिनके डी उपकोश अपूर्ण हो, यानी आंशिक रूप से भरे हो, पूरे नहीं हो। और इन तीनों के अगर हम डी उपकोश की बात करें तो वो पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए आप, हम अगर बात करेंगे जिंक की, तो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 30, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो ऑर्गन 18 4s2 और 3d 10, 18 तो 20 और 10 30। दूसरा अगर हम बात करें किसकी, हम बात कर लेते हैं कैडमियम की, तो कैडमियम का होता है बेटा 48। तो कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है। तो देखेंगे आप क्या, तो हम इसका भी किससे करेंगे, क्रिप्टॉन से कर लेंगे 36, उसके बाद 5s2 और 4d 10। तो इसको भी हम क्या, संक्रमण तत्व, दोनों के देखो डी कक्षक पूर्ण है। और अगर इसी तरह हम पारा यानी मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं, तीसरा देखेंगे Hg की अगर बात करें जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80, तो इसका भी देखेंगे आप, इसका जेनॉन से करेंगे, जेनॉन 54, उसके बाद 6s2 4f14 एंड 5d 10। तो यानी कि हम अगर देखें तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार इन तीनों के डी कक्षक पूर्ण है, तीनों डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए जिंक कैडमियम और जो पारा होता है उनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेटा क्या, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1-10 और NH2 भी लिख सकते हो और 1-2 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परंतु आधुनिक परिभाषा के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D129 NS122 होता है। और उन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व हम कहते हैं कि जिनके डी उपकोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। तो
तो इस कारण से हम संक्रमण तत्व इन तीनों को नहीं मानते, क्योंकि इन तीनों के डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये संक्रमण तत्वों के बारे में सारी जानकारी थी। और अगर आपको एक और मैं बात बताऊं तो वो चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं संक्रमण तत्वों की, तो इनकी 4 श्रेणियां बेटा पाई जाती है। कितनी श्रेणियां पाई जाती है? 4 श्रेणियां पाई जाती है। ठीक है, देखेंगे अगर आप तो, ठीक है, इनकी संक्रमण जो तत्व है ना बेटा, संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों की 4 ही श्रेणियां होती है। पहली जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं 3D श्रेणी या 3D श्रृंखला, बोलो श्रृंखला। 4D, दूसरा 4D श्रृंखला या श्रेणी भी बोल सकते हो। तीसरा होता है 5D श्रृंखला। और अगर अगला आपका अगर हम बात करें चौथा, तो होता है 6D श्रृंखला। ठीक है बेटा, 4 ही श्रेणियां होती है, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। और ये जो होता है ना, ये स्कैंडियम से लेकर तो जिंक तक होता है, और ये लिथियम से लेकर तो कैडमियम तक होता है, और ये लैंथेनम से लेकर तो कहां तक होता है? Hg तक होता है बेटा। तो ये 3 श्रेणियां, तो इसकी संक्रमण तत्वों की 3 श्रेणियां तो पूर्ण होती है, बट चौथी जो श्रृंखला होती है ना, वो अपूर्ण होती है। अपूर्ण होती है मतलब वो इनकम्प्लीट होती है, वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिनाइड श्रेणी में आ जाती है। एक्टिनियम के बाद वाली जो तत्व होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो ये श्रेणी हमारी क्या है? अपूर्ण होती है, और ये 3 श्रेणियां पूर्ण होती है। इसको 3D श्रेणी बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाता है। इसको 4D इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में जाता है, इसमें 5D में जाता है और इसमें 6D में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणियां कहा गया है। अब आपको मैं बता दूं, तो हम अगर संक्रमण तत्वों की बात करते हैं तो संक्रमण तत्वों के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म का मतलब होता है कि ये कौन कौन से इनमें गुण पाए जाते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 4 श्रेणियां इनकी होती है। अब इनके गुणधर्म पढ़ेंगे बेटा, हम इसको देख लें आप। और संक्रमण तत्वों के गुणधर्म की अगर हम बात करें तो देखेंगे आप संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, है ना। तो देखेंगे आप संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, मैं यहां लिख देता हूं संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। ठीक है बेटा, अगर हम इनके गुणधर्म की बात करें यानी इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इनके बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, और इन सारे गुणों के आधार पर इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि संक्रमण तत्व के गुणधर्म है, तो उन्हीं का क्वेश्चन बन के आता है। देखिए जैसे पहला इनका गुण होता है क्या, ये आपका टॉपिक हुआ। अब देखो पहला इनका गुण होता है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरा इनका गुण होता है कि ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है ना। तीसरा इनका गुण जो होता है, वो तीसरा गुण इनका क्या हो जाता है बेटा कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है। चौथे गुण की अगर हम बात करें बेटा, चौथा इनका गुण अगर हम बात करें चौथा, तो ये रंगीन आयन के बाद ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्या करते हैं? अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है। अगला जो है तो क्या है, मैं छोट में लिख देता हूं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। पांचवा अगर लिखूं तो ये क्या बोलते हैं, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं, अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद छठा अगर हम गुण की बात करें बेटा, तो ये क्या करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो यानी मिश्र धातु बनाते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये मिश्र धातु बनाते हैं। यानी कि रंगीन आयन बना रहे, उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहे हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च हो रहा है, अणुचुंबकीय गुण दर्शा रहा है, अंतरकाशी यौगिक बना रहे हैं। इसके अलावा क्या करना है, 6 हो गए। सातवां अगर मैं लिखूं तो संक्रमण तत्व बेटा क्या करते हैं, उपसे संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि क्या बनाते हैं,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं, ये उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, ये उपसह संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। एक और अपन इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्या होता है इनके अंदर कि ये संक्रमण जो तत्व होते हैं ना बेटा, ये विभिन्न संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, यानी ये विभिन्न, यानी कि विभिन्न को आप भिन्न भिन्न भी लिख सकते हो, भिन्न भिन्न। तो ये संक्रमण तत्वों के गुण है कि संक्रमण तत्वों के इतने सारे गुणधर्म पाए जाते हैं। ये इनके सामान्य गुण है कि इतने सारे गुण संक्रमण तत्वों के पाए जाते हैं। तो अगर आपसे इनके बारे में बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा इन सभी के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं तो क्यों करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं, गलनांक क्वथनांक कुछ होते हैं तो क्यों होते हैं, ये अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं तो क्यों दर्शाते हैं, तो इन सब के क्वेश्चन के पीछे क्यों लग जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊंगा ना बेटा, तो इनके सभी कारणों के पीछे जितने भी कारण है, जितने भी ये यौगिक बना रहे हैं, इन सभी यौगिकों के पीछे कुछ ही कारण है। देखिए क्या है वो, मैं यहाँ पर इनके जो मेन कारण है ना, वो कारण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपके जो कारण है वो क्या है, पहला इनका एक कारण होता है कि डी कक्षक आंशिक भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है, एक और बेटा दूसरा मुख्य कारण कि डी कक्षक में क्या होता है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये दो इनके सबसे बेटा मुख्य कारण है कि अगर डी कक्षक पूरा नहीं है, डी कक्षक आंशिक रूप से भरा है, तो मतलब उन डी कक्षकों में खाली स्थान है, और खाली स्थान होने के कारण जब भी कोई भी परमाणु इनको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आसानी से ले लेंगे और आसानी से बंद बना लेते हैं। इसीलिए ये इन सभी यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर नोट करके देखेंगे आप कि अगर डी कक्षक जो होता है ना, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा जब डी कक्षक में अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, तो इनका यौगिक जो होगा वो कैसा होगा, यौगिक रंगीन होगा और कैसा होगा, अनुचुंबकीय। यानी अनुचुंबकीय का मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बलता से चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। और अगर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। ठीक है बेटा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि अगर डी कक्षक में क्या है बेटा, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है कि डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो खाली है। ठीक है, डी कक्षक, तो जो इनका यौगिक होगा वो कैसा होगा बेटा, वो होगा रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि डी कक्षकों के ही ऊपर इनकी सारी कहानी निर्भर है, सारी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर निर्भर है कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार इनमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसीलिए ये सारे यौगिकों के निर्माण करने की जो इनकी कहानी है ना बेटा, वो इन्हीं बातों पर निर्भर करती है कि डी कक्षक जो होते हैं यानी डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेते हैं और उसके कारण आसानी से बंद बनाते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो टॉपिक समझाया बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो आगे मिलते रहें। थैंक यू सो मच।